नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इस्तांबुल में दोनों ही पक्षों के बीच चल रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर हमला कर दिया है। इससे पहले भी जब पाकिस्तान तालिबान से कतर में बातचीत कर रहा था, तब भी पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। अभी हाल ही में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में कहा था, तालिबानियों की एक कप चाय महंगी पड़ी है। 4 साल में हमने अपने 2000 जवान खो दिए हैं। डार के बयान से साफ था, पाकिस्तान और तालिबान के बीच के संबंध अब सामान्य नहीं होंगे, तनाव बना रहा है और इस तनाव को पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। वैसे राहत की बात है कि तालिबान ने इस जंग को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन ये साफ जरूर कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो जवाब जरूर देगा। पाकिस्तान और तालिबान में बढ़ते तनाव पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में शांति प्रयास के बीच इजराइल के निशाने पर आया लेबनान। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने किए हवाई हमले। बांग्लादेश की पूर्व पीएम से घबराए मोहम्मद यूनुस, हसीना के खिलाफ रची साजिश। जल्दी ही हसीना और उनके समर्थकों को फांसी की सजा दिलाने की तैयारी में बांग्लादेश की सरकार। सूडान में जल्दी आ सकती है शांति। अमेरिका और अरब देशों के प्रस्ताव पर सीज फायर को तैयार विद्रोह गुट। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया में हो रहे बदलावों को क्या मशीन में बदल रहे हैं इंसान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के दबाव में अब्राहम समझौते में शामिल हो सकता है कजाकिस्तान। इजराइल को जल्दी देगा मान्यता। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने किया सियासत से संन्यास लेने का ऐलान। कहा 2026 के चुनावों में नहीं लेगी हिस्सा। ट्रंप का बयान एक दुष्ट महिला से पीछा छूटा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा करने का किया ऐलान। 2026 की शुरुआत में आ सकते हैं भारत। एक बार फिर कहा, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में रुकवाई जंग। सीरिया में अपना सैन्य बेस बनाने की तैयारी में अमेरिका। दमिश्क हवाई अड्डे पर सेना की मौजूदगी को मजबूत बनाने की तैयारी। सीरिया से रूस को दूर रखने की कोशिश में जुटे ट्रंप। तालिबान के साथ समझौता नहीं हुआ तो जंग होगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से साफ साफ चेतावनी दी जा रही थी कि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है। और जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में बातचीत चल रही थी, तभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगान मीडिया ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने दक्षिणी कंधार प्रांत को निशाना बनाया। सीमा पार से स्पिन बोल्डक जिले में मोर्टार के गोले दागे गए, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तानी सेना के हमले की पुष्टि की है और इसके साथ ही उसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अभी सीज फायर चल रहा है। इस्तांबुल में बातचीत भी हो रही है, जिसके चलते हमने जवाब नहीं दिया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के साथ हमारी तीसरे दौर की बातचीत इस्तांबुल में चल रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर स्पिन बोल्डक पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस्लामिक अमीरात यानी तालिबान की सेनाओं ने वार्ता दल के प्रति सम्मान और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अफगानिस्तान के उप प्रवक्ता हामिदुल्लाह फितरत ने बताया कि पाकिस्तान ने हल्के और भारी हथियारों से नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। ये गोलीबारी करीब 10 से 15 मिनट तक ही चली, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि हमला अफगानिस्तान की तरफ से किया गया था। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है, स्थिति नियंत्रण में है और संघर्ष विराम कायम है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान में सरकार उसके दबाव में काम करे, क्योंकि तालिबान को कई सालों तक पाकिस्तान ने ही पाला पोसा था। लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया और जब तालिबान के प्रतिनिधि इस्तांबुल पहुंचे तो उन्हें तालिबान के सुप्रीम कमांडर हिब्बतुल्लाह अखुंजादा ने साफ आदेश दे दिए थे कि पाकिस्तान की मनमानी को स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ समझौता अगर होता है तो सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के हुक्म के आगे नहीं झुकेगा और अखुंदजादा ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपनी शर्तें थोपने की स्थिति में है ही नहीं। इसके बाद यह माना जा रहा था कि बातचीत में तालिबान और सख्त रुख अपना सकता है, जिससे पाकिस्तान के साथ तनाव और बढ़ सकता है और इस तनाव को पाकिस्तानी हमले ने और बढ़ा दिया है। दरअसल इस जंग की शुरुआत पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के साथ हुई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान
तालिबान यानी टीटीपी जैसे उग्रवादी संगठनों को पनाह दे रही है जो पाकिस्तान में आतंकी हमले करते हैं। हालांकि तालिबान प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पाकिस्तान की तरफ से किए गए इस हमले ने इस्तांबुल में चल रही बातचीत पर संकट खड़ा कर दिया है। पिछले सप्ताह दोनों ही पक्षों के बीच संघर्ष विराम पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर असहयोग का आरोप लगाया और चेतावनी दी थी कि असफलता की स्थिति में संघर्ष फिर शुरू हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इजराइल के लेबनान पर हमले की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जंग का फितूर सवार है। एक देश के खिलाफ हमले रोकते हैं तो दूसरे पर शुरू कर देते हैं। 3 साल से इजराइल लगातार किसी न किसी देश पर हमला कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हमास के साथ इजराइल ने सीजफायर डील कर ली और गजा पर हमले रोक दिए। सीरिया पर भी हमले बंद कर दिए तो अब उसके निशाने पर लेबनान आ गया है। इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमला किया है। इजराइल के अधिकारी अविचाय अद्राई ने सीमा के करीब तटीय शहर तायरे के लोगों को चेतावनी दी है कि लोग उन आवासीय इमारतों से कम 500 मीटर दूर हट जाएं, जिन्हें इजरायली सेना निशाना बना रही है। इससे पहले भी इजरायली अधिकारियों ने इन शहर के लोगों से तत्काल इलाके छोड़ने की अपील की थी और यह कहा जा रहा है कि लेबनान पर हुआ हमला ईरान पर हमले की तैयारी से जुड़ा हुआ है। इजराइल ईरान पर हमला करने से पहले लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करने की कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि ईरान पर इजराइल अगर हमला करेगा तो हिजबुल्लाह इस बार ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर सकता है और इसीलिए इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को कमजोर करने की कोशिश में इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर हमला कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि ये ठिकाने पहले भी नष्ट किए जा चुके थे, लेकिन हिजबुल्लाह फिर से इन जगहों का इस्तेमाल कर रहा था। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह इन ठिकानों का उपयोग सैन्य उपकरण और मिसाइल तैयार करने के लिए कर रहा था, जो सीजफायर समझौते का खुला उल्लंघन है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह के खिलाफ ये कार्रवाई उस समय की गई जब हमास ने इजराइल के एक बंधक सैनिक स्टाफ सार्जेंट इतेचेन के अवशेषों वाला ताबूत सौंपा। इतेचेन अमेरिकी नागरिकता वाले अंतिम मृतक बंधक थे, जिन्हें गाजा पट्टी में बंधक बनाकर रखा गया था। वहीं लेबनान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हिजबुल्लाह ने लेबनान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद अध्यक्ष को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल के साथ युद्ध विराम के नियमों का पालन नहीं कराया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हिजबुल्लाह ने हथियार डालने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से हथियारों पर एकाधिकार का जो फैसला लिया गया वो जल्दबाजी में उठाया गया है। इससे इजराइल को फायदा हुआ। हथियारों को लेकर कोई भी फैसला देश के अंदर आपसी सहमति से होना चाहिए, न कि इजराइल या किसी विदेशी दबाव में। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थक माना जाता है और पिछले 4 महीने में ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने खुद को ताकतवर बनाया है। ऐसे में अगर इजराइल की तरफ से हमले लगातार जारी रहते हैं तो ये बड़े संघर्ष में बदल सकता है। अब अगली खबर में बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इस समय संसदीय चुनाव की तैयारी हो रही है। सियासी दलों की तरफ से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग का हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शेख हसीना इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं। उनके खिलाफ बांग्लादेश में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि सरकार शेख हसीना और 15 सैन्य अधिकारियों को फांसी की सजा देने की तैयारी कर रही है। मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट ने इसे लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और ये अध्यादेश ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 15 सेवारत सैन्य अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर मुकदमा चल रहा है। इस अध्यादेश के बारे में बताते हुए अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा, यह एक ऐतिहासिक कानून है जो कि सुनिश्चित करेगा कि देश में जबरन गायब होने की घटनाएं फिर कभी ना हो। ये कानून तथा कथित आईना घर जैसे गुप्त निरुद्ध केंद्रों की स्थापना को अपराध बनाता है और अदालतों को आरोप दायर होने के 120 दिनों के भीतर प्रस्तावित कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए बाध्य करता है। इस मसौदा अध्यादेश में जबरन गायब किए जाने जैसे अपराध के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। यह अध्यादेश अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। दावा किया जा रहा है यह कानून शेख हसीना और उनके करीबी 15 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ लगाया गया है, जिस पर लोगों को गायब करने के आरोप लगे हैं। दरअसल अंतरिम सरकार इस वक्त शेख हसीना से डरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 1 साल में अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की स्थिति को बेहद खराब स्थिति में पहुंचा दिया है। शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश एशिया में सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी
पुर्जानुमी थी, लेकिन अब यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी दिखाई दे रही है। अंतरिम सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आवामी लीग का समर्थन तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार दबाव में दिखाई दे रही है और उसने अब शेख हसीना की वापसी की सभी कोशिश को रोकने के लिए अध्यादेश ला दिया है। अब हम बात करते हैं सूडान की। सूडान में इस वक्त बेहद अफरा तफरी का माहौल है। दारफुर क्षेत्र में अल फशर शहर पर रैपिड सपोर्ट फोर्स के कब्जे के बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल है। 70,000 से ज्यादा लोग शहर छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन वो सुरक्षित देश में कहीं भी नहीं है। आरएसएफ के लड़ाके लोगों को जान लेने पर आमदा दिखाई दे रहे हैं और अब आरएसएफ की तरफ से बयान आया है कि वो अमेरिकी प्रस्ताव पर सूडानी सेना के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है। आरएसएफ ने कहा कि वो अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई वाले क्वाड समूह की तरफ से सुझाए गए मानवीय युद्ध विराम को स्वीकार करने को तैयार है। हालांकि इस घोषणा पर सूडान की नियमित सेना की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल सूडान के खराब होते हालात के बीच अमेरिका के अरब और अफ्रीकी मामलों के वरिष्ठ सलाहकार मसाद बुलोस का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिशें चल रही हैं और उन्होंने सिद्धांत रूप से सहमति दे दी है। किसी भी पक्ष ने शुरुआत में आपत्ति नहीं जताई है। अब हम समझौते के अहम बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद आरएसएफ की तरफ से कहा गया है कि युद्ध विराम के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एसएएफ इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इसी बीच सेना प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सेना दुश्मन की हार के लिए संघर्ष कर रही है। जल्दी ही हम उन लोगों का बदला लेंगे जिन्हें मार दिया गया या जिन पर अत्याचार हुआ, उन सभी इलाकों में जहां विद्रोहियों ने हमला किया। दरअसल आरएसएफ के लड़ाकों ने उत्तरी दारफुर राज्य की राजधानी अल फाशर पर 26 अक्टूबर को नियंत्रण हासिल कर लिया। इससे पहले 18 महीने तक शहर की घेराबंदी कर रखी थी। शहर पर कब्जा करने के बाद अल फाशर ने आम लोगों पर हमला किया, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सितंबर में जारी अपनी रिपोर्ट में आरएसएफ और एसएएफ दोनों को युद्ध अपराधों का जिम्मेदार ठहराया था। इसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने नागरिकों पर हमले, उनकी जान लेने जैसे गंभीर अपराध किए हैं। फिलहाल आरएसएफ का नियंत्रण सूडान के पश्चिमी दारफुर और दक्षिणी हिस्सों पर है, जबकि सेना उत्तर पूर्व और नील नदी व लाल सागर के आसपास के इलाकों में मजबूत है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे सिमुलेशन की। आपको हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स याद है? उसमें मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि उसकी पूरी दुनिया, उसका शहर, उसके दोस्त, सब कुछ बस एक डिजिटल प्रोग्राम है। तो सवाल उठता है कि क्या हम भी इसी मैट्रिक्स का हिस्सा हैं? बहुत सारे वैज्ञानिक और यहाँ तक कि एलन मस्क जैसे बड़े लोग भी सोचते थे कि हो सकता है हम सब भी किसी बहुत बड़े कंप्यूटर सिमुलेशन यानी नकली दुनिया में रह रहे हों। लेकिन अब वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक खोज की है। इन वैज्ञानिकों ने पता लगाया और बताया कि हमारी दुनिया, जिसे हम वास्तविकता मानते हैं, इतनी ज्यादा जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी कितना भी बड़ा कंप्यूटर इसे पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकता। उन्होंने साबित किया कि ये न केवल तकनीकी रूप से असंभव है, बल्कि गणितीय रूप से भी नामुमकिन है। यानी हमारे मैट्रिक्स में होने का कोई तुक ही नहीं बैठता। इनका कहना है कि हमें अंतरिक्ष और समय को सिर्फ खाली जगह नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये बहुत बुनियादी क्वांटम जानकारी से मिलकर बना है। और इसे जरा ऐसे समझिए कि हमारी दुनिया एक एडवांस वीडियो गेम की तरह नहीं है जिसे किसी ने कोड किया हो, बल्कि ये कुछ एकदम ही अलग और मौलिक नियमों पर बनी है। ये नियम इतने गहरे हैं कि किसी भी कंप्यूटर की कैलकुलेशन की सीमा से बाहर हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि हम सब एक सिमुलेशन में हैं, तो आप ना कह सकते हैं। तो फिल्म की कहानी को फिल्म में रहने देते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया नकली नहीं बल्कि सच में बहुत खास है। तो आज इस वर्ड बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।